नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज है वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत एक टॉपिक है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन में दो टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? स्वशासन, इसमें दो चीजें आती है। एक पंचायती राज और दूसरा, तो ये जो पंचायती राज टॉपिक है ये हम आज के इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। थोड़ा हम स्थानीय स्वशासन का इतिहास देखेंगे। इसके बाद जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसको देखेंगे। उससे पहले जो जो समितियां बनी थी पंचायती राज के लिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायती राज से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उन सबको हम क्लियर करेंगे आज इस लेक्चर में। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्थानीय स्वशासन का इतिहास, कि इसका इतिहास क्या रहा है। स्थानीय स्वशासन का इतिहास का मतलब ये है कि क्या तो पंचायत समिति हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, नगर निगम हो गई, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हमारे प्राचीन इतिहास में भी थी, अंग्रेजों के समय थी, या स्वतंत्रता के पश्चात इसमें किस प्रकार के प्रयास थे वो किए गए थे। तो इसको हम दो चरणों में देखते हैं। एक है स्वतंत्रता से पूर्व और एक है स्वतंत्रता के पश्चात। और स्वतंत्रता से जो पूर्व है को भी हम दो चरणों में बांटेंगे। एक रहेगी प्राचीन काल यानी ब्रिटिश से पहले, और दूसरा रहेगा ब्रिटिश काल, अंग्रेजों के समय में भारत में कैसी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल में अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल के बारे में आपको पता होगा कि उस समय सभा, समिति और विदथ नाम की राजनीतिक इकाइयां भारत में विद्यमान थी। ये लोकल लेवल पर एक शासन की इकाई मान लीजिए या न्यायिक इकाई मान लीजिए, इनका काम करती थी। तो वैदिक काल में कौन सी इकाई थी? सभा, समिति और अथर्ववेद में ग्राम के मुखिया के लिए ग्रामणी शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में भी जो ग्राम के मुखिया के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ग्रामणी। ये हो गए हमारे वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन की कुछ इकाइयां। इसके बाद आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल में ग्राम के मुखिया को ग्राम योजक कहा जाता था। बौद्ध काल में ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे? ग्राम योजक। के बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल में ग्राम के मुखिया को या ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक बोला जाता था। मौर्य काल में उसी का नाम क्या पड़ गया? ग्रामिक। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चोल काल में देखने को मिलती है, और पंचायतों का स्वरूप चोल काल में सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है। इसमें पंचायतों को उर कहा जाता था। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देता हूं कि चोल काल में जो पंचायतों का स्वरूप था वो हमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है, और पंचायतों को क्या बोला जाता था? उर बोला जाता था। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद नॉर्मल है मुगल काल। मुगल काल में जो गांव थे उनके मुखिया को बोला जाता था मुकद्दम, या कुछ जगह पर चौधरी भी बोलते थे। और जो नगर थे उसका जो मुखिया होता था उसको कोतवाल बोलते थे। तो ये हो गई हमारी प्राचीन काल की कुछ राजनीतिक व्यवस्था जिससे स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम स्तर का शासन चलता था। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। ब्रिटिश काल।
तो ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है वो हम 1688 से मानते हैं, जब मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई 1688 में मद्रास नगर निगम की स्थापना। हालांकि इसका प्रस्ताव था वो दिसंबर 1687 में आ गया था, लेकिन सितंबर 1688 में इसकी स्थापना और उद्घाटन किया गया था। इसके बाद राजस्थान में जो पहली नगर पालिका है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ पर स्थापित की गई थी? माउंट आबू के अंदर। कब की गई थी? 1864 में। तो ये हमें शुरुआती चरण में जो एक नगर पालिका नगर निगम का जो चरण है वो देखने को मिलता है। इसके बाद लॉर्ड रिपन आए, जो 1882 में इन्होंने जिला बोर्डों की, ग्राम पंचायतों की और न्याय पंचायतों का गठन किया। लॉर्ड रिपन को जो ये प्रस्ताव था, इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भारत में इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। जनक नहीं कहा जाता है, सॉरी, इसको मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इनकी गठन किया गया जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायतों का गठन और स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव भी लाए, जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये हो गई दो चीज़ें, मद्रास नगर निगम और लॉर्ड रिपन के समय। इसके बाद 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके अंदर स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों में रखा गया। अब ये हस्तांतरित विषय क्या थे ये मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख लेते हैं। 1919 में क्या आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये एक प्रकार का ब्रिटिश अधिनियम ही था जो भारत में लागू किया गया था। इसके अंदर जो स्थानीय स्वशासन था, इसको हस्तांतरित विषयों में रखा गया। अब जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें दो प्रकार के विषय थे, एक थे आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। तो इस नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि आरक्षित विषय किसके लिए आरक्षित होंगे? गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के लिए, क्योंकि इन विषयों पर अंग्रेज अपना पूर्ण रूप से अधिकार करना चाहेंगे। हस्तांतरित विषय, जो अंग्रेज है वो हस्तांतरित कर रहे हैं किनको? भारतीयों को। तो ये सब विषय प्रांतीय मंत्री थे वो देखते थे, और ये छोटे मोटे विषय या स्थानीय स्तर के जो विषय होंगे वही दिए जाएंगे। तो चेम्सफोर्ड सुधार में दो विषय थे, एक हो गए हस्तांतरित विषय और दूसरे कौन से हो गए? आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों में क्या आता था? जैसे रक्षा हो गया, संचार हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, राजस्व हो गया, ये आरक्षित विषय थे। ये कौन देखता था? ये गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद देखती थी। हस्तांतरित विषय कौन देखते थे? ये प्रांतीय मंत्री देखते। इनके अंदर शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, ये सब चीज़ें थी। तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें स्थानीय स्वशासन को एक प्रकार से कानून के रूप में कहीं ना कहीं इसका स्पष्टीकरण दिया गया, इसको लिखा गया था। इसके बाद आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 जो भारत सरकार अधिनियम, इसमें स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय सूची में रखा गया।
इसमें रखा गया प्रांतीय सूची। उस समय प्रांत ही नाम थे, राज्य नाम नहीं थे। राज्य हमने संविधान के लागू होने के बाद है, वो इनको प्रोविंसेस प्रांत ही बोलते थे। तो ये भी प्रांतीय सूची इसी प्रकार थी कि जो हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय थे, उनकी भाषा से ये स्पष्ट होता था कि ये थोड़ा सा भेदभाव है। तो एक सरकार के हिसाब से उन्होंने भारत सरकार अधिनियम लाए और वहाँ पर केंद्रीय सूची और प्रांत सूची इनको डिवाइड किया और इनके अंदर अलग अलग विषयों को रखा। विषय लगभग वही थे जो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे। तो स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय सूची में रखा। और आज भी जो स्थानीय स्वशासन है वो किस सूची का विषय है? वो राज्य सूची का विषय। तो ये हो गया अपना जो स्वतंत्रता के से पहले ब्रिटिश काल में जो स्थानीय स्वशासन था उसकी स्थिति हो गई। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन से प्रयास थे वो के लिए किए गए थे। अब महात्मा गांधी जी थे, वो ये बोलते थे कि जो भारत का मुख्य जनता है वो गांव में निवास करती है और गांव से ही शासन की शुरुआत होनी चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के वो प्रबल समर्थक थे। इसीलिए जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो ये चाहते थे कि गांधी जी की जो एक मन की इच्छा है, दिली इच्छा है कि गांव में स्वशासन हो, उसको लागू करने के लिए उन्होंने 2 अक्टूबर 1953 को गांधी जयंती के दिन एक कार्यक्रम शुरू किया, जिस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1952 को ही शुरू किया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि जो सरकारी मशीनरी थी, सरकारी अधिकारी थे, उनकी बहुत ज़्यादा निरंकुशता देखी गई और जन सहभागिता की कमी देखी गई, क्योंकि उस समय देश आज़ादी हुआ था, इतनी शिक्षा भी नहीं थी, तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए। इसलिए ये कार्यक्रम था वो धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए एक और कार्यक्रम अगले ही साल 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम जो था इसकी शुरुआत की। लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही कार्यक्रम थे वो पूरी तरह असफल रहे और कोई भी स्थानीय स्वशासन की बात है वो शुरुआत अपने देश में नहीं हो सकी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे राजस्थान में नहीं था ये चीज़ें। हमारे राजस्थान में 1949 में पंचायती विभाग का गठन कर दिया गया था। पंचायत विभाग का गठन राजस्थान। और इसके पहले मंत्री कौन थे? पहले मंत्री थे SK डे। अब पंचायत विभाग, जैसे केंद्र सरकार में मंत्रालय होते हैं उसी प्रकार राज्य सरकार में पंचायत मतलब विभाग होते हैं। तो 1949 में पंचायत विभाग का गठन कर दिया गया था और इसके पहले मंत्री थे वो SK डे थे। और राजस्थान ने अपना पहला पंचायती राज अधिनियम है वो 1953 में बनाया था। राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम 1953 में बनाया गया। ये हो गया अपने राजस्थान का एक ब्यौरा। इस स्वतंत्रता के बाद हमारे राजस्थान में किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन है वो को बढ़ावा मिला। अब 1953 के बाद सभी जगह पर पूरे राजस्थान में पंचायतों का गठन किया गया। अब चूंकि ये दोनों कार्यक्रम पूरी तरह से असफल हो गए तो जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया योजना आयोग ने, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कि किस कारण से ये असफल हुए इनकी हमें पुष्टि करनी है। तो अब आती है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। कई समितियां आएगी, बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद अशोक मेहता समिति आएगी, इसके बाद
JV के राव समिति आएगी, इसके बाद PK थंगुन समिति आएगी। इन्हीं की सिफारिश से जो 73वां संविधान संशोधन था वो किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति थी, ये 1957 में गठित की गई थी, फरवरी 1957 में, और नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें इन्होंने बताया कि हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल देना चाहिए। दूसरा, जो पंचायती राज है उसका जो ढांचा है वो कितना स्तरीय होना चाहिए, वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। और अगर किसी राज्य में जनसंख्या कम है तो वहाँ पर हम द्विस्तरीय भी रख सकते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष है वो जिला कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन हो, जिला कलेक्टर हो। और जो मध्य स्तर है, खंड स्तर है, ब्लॉक स्तर है, उसको हमें सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। मध्य स्तर सर्वाधिक शक्तिशाली होना। ये थी बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, अपनी सिफारिशें बताई। तो इसी के आधार पर दोबारा से वही महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था का दोबारा से उद्घाटन किया। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने नागौर के कौन से गांव, बगदरी गांव से दोबारा से पंचायती राज है इसका उद्घाटन किया। इसके बाद इस समय अपने मुख्यमंत्री कौन थे? इस समय अपने मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। इस प्रकार जो एक 1959 में शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू ने, उसके में देखा जाए तो सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान में। सर्वप्रथम यानी प्रथम राज्य कौन सा था? राजस्थान था। और दूसरा राज्य कौन सा था जिसने 11 अक्टूबर 1953 को स्थापना की? वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र। तो इस प्रकार से जो पंचायती राज है वो अपना शुरू हो गया। अब जैसे ही 1959 में पंचायती राज शुरू हुआ अपने राजस्थान में, तो एक पहले अधिनियम बनाया था हमने, पंचायती राज अधिनियम 1953। तो 1959 के बाद हमने एक अलग से अधिनियम बनाया, तो राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959। यहाँ देख लेते हैं हम उसको। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद 1959 था, बनाया, और दोबारा से पंचायती राज है उसकी शुरुआत हुई। लेकिन बाद में 1965 के आते आते फिर से पंचायती राज है वो असफल हो गया। चुनाव थे वो समय पर नहीं होते थे, तो इसके कुछ कारण थे। 1965 तक पंचायती राज असफल हो गया। ये क्या कारण थे? इसके एक कारण थे धन की कमी, दूसरा था राजनीतिक चेतना की कमी। लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं थी, नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे, और अधिकारों का विकेंद्रीकरण था वो नाम मात्र का था, क्योंकि उस समय जो अपना नौकरशाही थी वो बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती थी स्थानीय स्तर पर। तो जो ये सरपंच बनते थे, प्रधान बनते थे, इनकी ज़्यादा नहीं चलती थी सत्ता में कुछ भी। जो नौकरशाही थी वही क्या थी, इनके ऊपर कंट्रोल करती थी इनको। तो इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था वो नाम मात्र का था। तीसरा हो गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम मात्र का।
चौथा हो गया नियमित चुनाव का अभाव। और एक थे आंतरिक मतभेद। ये कुछ कारण थे जिनके कारण 1965 आते आते दोबारा से पंचायती राज था वो क्या हो गया, असफल हो गया। तो इस असफलता को दोबारा देखते हुए 1977 में एक और कमेटी बनाएगी जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता समिति। अब 1977 में किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की। तो अशोक मेहता समिति थी, उसने भी कुछ सिफारिशें दी। अशोक मेहता समिति ने जो पहले बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय ढांचा बताया था, इसके लिए इन्होंने बोला कि जो ढांचा है वो द्विस्तरीय होना चाहिए, जिला परिषद और पंचायत समिति। ग्राम पंचायत है उसका कोई औचित्य इन्होंने नहीं समझा। ढांचा द्विस्तरीय हो, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए पंचायती राज को, आरक्षण की इन्होंने बात कही कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। इनका कार्यकाल है संस्थाओं का वो 4 वर्ष का होना चाहिए। और इन्होंने न्याय पंचायतों के गठन की भी सिफारिश की कि न्याय पंचायत का गठन भी किया जाना चाहिए। ये इसकी सिफारिशें थी। लेकिन जब तक इसकी सिफारिशें लागू होती 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इस समिति की सिफारिशों पर कोई काम नहीं हो पाया। तो फिर इसके बाद आई 1985 में GV.K. राव समिति। 1985 कौन सी समिति आई, GV.K. राव। ये राजीव गांधी सरकार के समय योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन का जो कार्यक्रम था उसकी समीक्षा करने के लिए का गठन किया गया था। इसके द्वारा किया गया था योजना आयोग के द्वारा। किस चीज़ की समीक्षा करने के लिए, तो ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम था। ग्रामीण विकास जनता उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कि आप समीक्षा कीजिए कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। तो इन्होंने भी कुछ स्थानीय स्वशासन को संगठित करने के लिए, बल देने के लिए कुछ अपनी सिफारिशें दी। इन्होंने अलग ही बताया कि जो ढांचा है वो 4 स्तरीय होना चाहिए, कि राज्य स्तर से शुरू होकर के राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर और फिर ग्राम के स्तर पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा वही बात की कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। एक इन्होंने बोला कि जिला विकास आयुक्त पद का सृजन किया जाए। जिला विकास आयुक्त पद का सृजन होना चाहिए। कार्यकाल संस्थाओं का 5 वर्ष का होना चाहिए। के बाद इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के साथ महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात की, यानी इन्होंने भी आरक्षण की व्यवस्था करने की बात कही। इसके बाद 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया जाता है। 1986 में LM सिंघवी, ये लक्ष्मीमल सिंघवी थे जो जोधपुर के एक कानूनविद थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल शब्द का प्रयोग भी किया था। और अटल बिहारी सरकार के समय जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी वो इन्हीं की सिफारिश से शुरू की गई थी। तो जो LM सिंघवी समिति थी
इस समिति को पंचायती राज की पुनरुद्धार समिति भी कहा जाता है। पंचायती राज पुनरुद्धार समिति। इसने क्या सिफारिशें दी? इसने सिफारिशें दी कि ढांचा है वो त्रिस्तरीय, यानी सॉरी तीन स्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रि और थ्री एक जैसा ही अंग्रेजी में, त्रिस्तरीय हो, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और वही बाकी नियमित, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से चुनाव किए जाने चाहिए, उनको कर लगाने का अधिकार देना चाहिए। इसी समिति की सिफारिश पर जो 73वां संविधान संशोधन था वो पारित हुआ। लेकिन इससे पहले इसकी सिफारिश पर जो राजीव गांधी सरकार थी उसमें 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। 64वां एवं 65वां संशोधन एक लाए गए थे, लेकिन यह लोकसभा से तो पारित हो गया परंतु राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, डाउन हो गया। इसके बाद 1988 में पी.के. थंगुन समिति थी, उसकी गठन किया गया। यहाँ साइड में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पी.के. समिति, इसने भी वही सिफारिशें दी कि ढांचा है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा, कार्यकाल 5 वर्ष का, और इसने एक अलग दी कि पंचायती राज है वो संघ सूची का विषय बनाना चाहिए। तो इसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अपने राजस्थान स्टेट के लेवल पे भी कुछ समितियां बनाई थी राज्य सरकार ने, यानी राज्य सरकार की समितियां। तो राज्य सरकार की जो सबसे पहली समिति थी वो थी सादिक अली समिति 1964। सादिक, इसके नाम याद करने की जरूरत है, ज़्यादा इनकी सिफारिशें वगैरह नहीं पूछी जाती है। 64। दूसरी थी गिरधारी लाल व्यास समिति, उन्नीस सौ 73। जो ग्राम सेवक का पद था जो सबसे पहली बार आया था वो इसी समिति की सिफारिश से आया था, जिसे वर्तमान में हम वीडियो कहते हैं। ग्राम सेवक या वीडियो का पद इसी समिति के आधार पर सृजित किया गया था। और तीसरी है कटारिया समिति, दो हजार, ये गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसकी सिफारिश थी कि जो 29 विषय 11वीं अनुसूची में लिखे गए हैं वो सारे के सारे पंचायतों को दिए जाने चाहिए। तो ये थे राज्य सरकार की समितियां जो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड बनाई गई थी। अब हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, जिसके कारण जो स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा मिला। 73वां संविधान संशोधन में इसके अंतर्गत भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं। ये टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद है। और जो अनुच्छेद 243 जी है में जो पंचायत है उसकी शक्तियाँ, कार्य, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई है, उससे संबंधित अनुसूची 11 है। अनुसूची 11 जिसके अंतर्गत
पंचायतों से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं। तो ये दिसंबर 92 में लाया गया था, 1992, जिसमें ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया। 20 अप्रैल 1993 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और 24 अप्रैल 1993 से ये क्या हो गया, लागू हो। जैसे ही ये लागू हुआ, इसमें प्रावधान था कि 1 वर्ष के अंदर अंदर सभी राज्य सरकारें या राज्य विधानमंडल है वो पंचायती राज से संबंधित अपने अपने कानून बनाकर इसको लागू करेंगे। तो इसके बाद यानी संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहला राज्य जिसने अपना पंचायती राज वाला अधिनियम बनाया वो था कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम अपने विधानमंडल से पारित किया। सबसे पहले चुनाव करवाने वाला राज्य कौन था इस अधिनियम के अनुसार, वो था मध्य प्रदेश, एमपी। अपने राजस्थान में इससे संबंधित अधिनियम कब बनाया गया, वो बनाया गया 1994 में, 23 अप्रैल 1994। राजस्थान में 23 अप्रैल 94 और 1995 में ये लागू हुआ और अपने पहले चुनाव भी 1995 में करवाए गए थे, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया। इससे पहले 1953 से 1995 तक चुनाव कौन करवाता था, पंचायती राज विभाग करवाता था। ठीक है, तो ये हो गया अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन के तैयार। अब हम इसके एक एक अनुच्छेद लेते हैं और उसको विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम अनुच्छेदों की जो लिस्ट है वो देखते हैं। ये प्रश्न कई बार हमसे पूछा जाता है कि सुमेलित करिए कि किस अनुच्छेद में क्या चीज़ दी गई है। वो हम एक थोड़ी बीच में ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा आपको याद करना। अनुच्छेद 243 से शुरू करते हैं। 243 ए, 243 बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, के, एल, एम, एन, ओ। यहाँ तक ये 16 अनुच्छेद है जो पंचायती राज से संबंधित। इससे आगे के नगर निकाय से संबंधित। 243 में दी गई है परिभाषाएं। किसकी परिभाषाएं दी गई है वो हम एक एक अनुच्छेद लेंगे, आगे डिटेल में जानेंगे। 243 ए में दी गई है ग्राम सभा। बी में दिया गया है पंचायतों का गठन। सी में दी गई है, सी से संरचना, पंचायतों की संरचना। डी में दिया गया है आरक्षण, एससी, एसटी और महिलाओं को जो आरक्षण है वो। ई से बनती है अवधि, यानी पंचायतों की अवधि, कार्यकाल, पंचायतों की अवधि। अब से बनता है फेल। फेल कौन होंगे, सदस्य होंगे, यानी सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रावधान, सदस्यों की निर्भरताएं। जी यानी गट्स, काम करने का गट्स, यानी उसके कार्य की शक्तियां, उसके प्राधिकार और उसके उत्तरदायित्व। पंचायतों के कार्य, शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। अच्छा, अब कार्य करेगी, शक्ति करेगी तो किस हिसाब से करेगी, धन से। ठीक है, बिना धन के शक्ति नहीं आती है, तो कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियां, करारोपण एवं पंचायतों की निधियां हो गई। अब आई इनकम से संबंधित है। इनकम यानी राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन। जे, जे में है लेखाओं की संप्रेक्षा,
संप्रेक्षा यानी ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है उनका। के में है निर्वाचन, एल में है लागू होना, किस में लागू होना, एल से यूटीज के अंदर, यूटी में प्रावधान का लागू होना। एम में मना करना, किस चीज का मना करना, इसके लागू होने का मना करना, कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना। एन में मतलब है हिलाना नहीं है, जो विधियां पहले की बनाई हुई है, जो पंचायतें पहले से चल रही है, वो ज्यों की तो बनी रहेगी जब तक उनको विधानमंडल निरसित ना कर दे। विधियों एवं पंचायतों बना रहना। ओ में है कि निर्वाचन यानी पंचायती राज के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। न्यायालय का हस्तक्षेप, तो ये हो गए अपने 16 के 16 अनुच्छेद। पहले परिभाषा, फिर 243 ए में ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में अवधि, एफ में निर्भरताएं, जी में कार्यशक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व, एच के अंदर कर लगाने की शक्ति और निधियां, आई के अंदर वित्त आयोग, जे के अंदर लेखाओं की संपरीक्षा, के अंदर निर्वाचन, एल के अंदर लागू होना यूटी में, एम के अंदर कुछ जगह पर लागू नहीं होना, एन में विधियों और पंचायतों का बना रहना, ओ में पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं करना। ये हुए अपने 16 अनुच्छेद। अब हम एक एक अनुच्छेद को देखते हैं डिटेल में। एक दो बार इनको आप लिखोगे तो भी आपके याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 243। 243 में क्या है? परिभाषा है। परिभाषाएं किस किस की परिभाषाएं हैं? ग्राम की परिभाषा है, ग्राम सभा की परिभाषा है, पंचायत की परिभाषा है, पंचायत क्षेत्र की परिभाषा है और जिला की परिभाषा। जिला शब्द का प्रयोग संविधान में एक जब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा वहां पर है, दूसरा भाग 9 में जिले की परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा की परिभाषा हम देखते हैं कि ग्राम सभा किसको, कि मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति जो ग्राम के हैं, यानी एक ग्राम के वे सभी व्यक्ति जो उसकी मतदाता सूची में पंजीकृत हैं ग्राम सभा के सदस्य होंगे, उनसे मिलकर ही ग्राम सभा बनती है। यानी हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो चुका है और जिसका मतदाता सूची में नाम है, जिसका वोट है, वो अपनी ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये हो गई ग्राम सभा की परिभाषा। तो ग्राम सभा चूंकि संविधान में दी गई है तो ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। एक बार कोई व्यक्ति है वो ग्राम सभा का सदस्य बन गया है तो वो आजीवन उसका सदस्य रहता है जब तक उसका वोट उस जगह पर रहता है। उसकी सदस्यता किसी भी प्रकार से भंग नहीं की जा सकती। ना ही ग्राम सभा है वो उसको विघटित किया जा सकता है। ये एक राज्य सभा की तरह स्थायी सभा है, इसका रहना ही रहना है। तो ये हो गई अपनी ग्राम सभा। तो 243 ए देखते हैं। ए में कहा गया है अलग से ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को कुछ ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं जो राज्य विधानमंडल डिसाइड करता है। ग्राम सभा की शक्तियां और अधिकार इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं इसमें कि जो राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य और राज्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें राज्यपाल डिसाइड करता है। बाकी सारी चीजें राज्य विधानमंडल डिसाइड करता है।
ग्राम सभा की शक्तियां और अधिकार किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? राज्य विधानमंडल के द्वारा। अब ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? ग्राम सभा की बैठक है वो सरपंच बुलाता है। कितनी बैठक बुलाता है? साल में 4 बार बैठक बुलाता है। कब कब बुलाता है? पहली 26 जनवरी को, दूसरी 1 मई को, तीसरी 15 अगस्त को और चौथी 2 अक्टूबर को। ये याद रखने आप। सामान्यतः 4 बैठक होती है। कब कब होती है? पहली 26 जनवरी, दूसरी 1 मई, 1 मई को मजदूर दिवस होता है शायद, तीसरी 15 अगस्त और चौथी 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये 4 बैठकें होती है। कम से कम 2 बैठकें बुलाना जरूरी है साल के अंदर सरपंच के द्वारा। अगर मान लो सरपंच नहीं है तो उप सरपंच बुलाता है। जो बैठक होगी उसकी तिथि, समय, स्थान कौन निर्धारित करता है? सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, उप सरपंच नहीं है तो वीडियो के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच नहीं है तो उसकी अध्यक्षता फिर वीडियो नहीं करता है। फिर जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक सदस्य चुनते हैं ग्राम सभा की अध्यक्षता करने के लिए। अध्यक्षता अपने में से चुन करके, जबकि समय, स्थान, तिथि निर्धारित कौन करता है? सरपंच, और उप सरपंच ना हो तो वीडियो। ये हमें चीजें ध्यान में रखनी है। अब ये जो सभा होती है, बैठक होती है, इसका विवरण एक रजिस्टर में लिखा जाता है जिस पर वीडियो और सरपंच दोनों हस्ताक्षर करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे संयुक्त बैठक है। अब ग्राम सभा में भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्यों बुलाई जाती है? क्योंकि अपने राजस्थान में क्या है कि कई गांवों को मिला करके एक ग्राम पंचायत बनती है। हरियाणा में क्या है, हर ग्राम की अलग ग्राम पंचायत है, लेकिन अपने यहाँ नहीं है क्योंकि थोड़ा भौगोलिक स्थिति अपनी ऐसी है कि उतनी जनसंख्या नहीं है। तो अगर कोई 2 गांव हैं उनके मध्य किसी पे सीमा विवाद हो जाए, कोई जो चारागाह भूमि है उस पर विवाद हो जाए जो दोनों की सीमा में लगती है, तो उसके लिए फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और उसके लिए कितने गणपूर्ति होनी चाहिए? दोनों गांव से मिनिमम जितने उसके सदस्य हैं उसके 5% या 10 सदस्य, जो भी कम हो वो बैठक में भाग लेंगे। तो ये संयुक्त बैठक हो। इसके बाद में जो ये अपनी है ग्राम सभा की बैठक है, इसमें गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? इसमें गणपूर्ति होती है 1/10 सदस्य कम से कम होने ही होने चाहिए। अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा और फिर 3 महीने बाद बैठक बुलाई जाएगी। जब 3 महीने बाद बैठक बुलाई जाएगी उसमें गणपूर्ति पूरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें पुराने मुद्दों पर ही चर्चा होगी, नए मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है, एक बार गणपूर्ति पूरी नहीं हुई 3 माह के बाद दोबारा आएगी। इसमें गणपूर्ति जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई सरपंच है वो लगातार 3 बार गणपूर्ति पूरी नहीं कर पाता है तो फिर उसको नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद उसको 2 अवसर और दिए जाते हैं। फिर भी गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो फिर उसको अपना पक्ष रखने का दिया जाता है। लेकिन अगर फिर भी वो अपना पक्ष रखने में असमर्थ होता है तो फिर उसको निष्कासित कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर है थोड़ा। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं 243 बी। 243 बी में है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन है वो 3 स्तरीय ढांचा है हमारे यहाँ। सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे पर पंचायत समिति और तीसरे पर जिला परिषद। ये 3 स्तरीय ढांचा है। और अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है तो वहाँ पर बीच वाला जो ढांचा है उसको हटा सकते हैं। फिर ये 2 ही ढांचे रहेंगे, एक ग्राम पंचायत, एक जिला परिषद होगी। ये हो गया पंचायतों का गठन। अब है सी, पंचायतों की संरचना। 243 पंचायतों की
संरचना। अब पंचायतों की संरचना है वो कैसी होगी, इसके लिए राज्य विधानमंडल है वो विधि बना करके प्रावधान करेगा। राज्य विधान मंडल इसमें यह बताएगा कि चुनाव किस प्रकार से होंगे, प्रत्यक्ष रूप से होंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें हम देखें तो जो सरपंच है उसका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच है उसका चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कि जो वार्ड पंच बनते हैं वो अपने में से ही किसी एक को उप सरपंच चुनते हैं, जबकि वार्ड पंच है उसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, ब्लॉक मेंबर जिनको हम बोलते हैं पंचायत समिति सदस्य, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि प्रधान व उप प्रधान हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जो सदस्य अपने में से ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार जो जिला परिषद है उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। जिला परिषद सदस्य का चुनाव होगा प्रत्यक्ष, जबकि जिला प्रमुख व उप प्रमुख इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और सदस्य अपने में से ही चुनाव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें राज्य विधानमंडल बना करके डिसाइड करता है, विधि बना करके। ये हो गई पंचायतों की संरचना। अब है 243 डी। 243 डी है आरक्षण। आरक्षण किसको दिया जाता है, एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति और महिला, इन तीनों को तो आरक्षण आपको देना ही देना है। महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही देना है। और ये जो आरक्षण है ये सदस्य व अध्यक्ष पद दोनों जगहों पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सदस्य निर्वाचित होते हैं उसमें भी और अध्यक्ष है उनमें भी आरक्षण है कि इतने मिनिमम एससी एसटी और महिला अध्यक्ष होनी ही होनी चाहिए। तो महिलाओं का 33% आरक्षण है। ये 2009 में राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 50% कर दिया। ओबीसी वर्ग को अगर आरक्षण देना है तो इसके लिए राज्य विधानमंडल है वो विधि बना करके व्यवस्था कर सकता। ये संवैधानिक रूप से लागू नहीं है, ये राज्य विधानमंडल के ऊपर चीज छोड़ी गई है। और इस अनुच्छेद है ये प्रभावी कहाँ से होता है, ये प्रभावी होता है अनुच्छेद 334 जो अनुसूचित जाति जनजाति को कहाँ पर, राज्य विधानमंडलों के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है। जिस दिन अनुच्छेद 334 निरसित हो जाएगा, अनुच्छेद 243 डी अपने आप निरसित हो जाएगा। तो ये चीज है 243 डी में। अब है 243 ई। 243 ई में है पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि कितनी होती है, पहले अधिवेशन से 5 वर्ष, जितने भी अध्यक्ष हैं उनकी पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। राज्य विधानमंडल चाहे तो इनको बीच में भी विघटित कर सकता है, लेकिन उसके 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी है। अगर किसी अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है, तो जो नया अध्यक्ष निर्वाचित होगा वो बचे हुए समय के लिए होगा, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब है 243 एफ। 243 एफ में है सदस्यों की निर्भरता। सबसे पहले चीज इसमें है कि 21 वर्ष की आयु। वोट देने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष जरूरी है, लेकिन सरपंच बनने के लिए, उप सरपंच बनने के लिए, वार्ड पंच बनने के लिए, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख बनने के लिए आपकी उम्र है वो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
बाकी सदस्यताओं का निर्धारण है, योग्यताओं का निर्धारण है, वो राज्य विधानमंडल करेगा। और इसमें राज्य विधानमंडल ने कुछ योग्यताएं बताई है कि कोई भी अगर व्यक्ति अध्यक्ष पद या सदस्य निर्वाचित होना चाहता है तो उसे संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। वो पंचायती राज में अध्यक्ष होते हुए राज्य विधानमंडल या केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद में कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। राज्य विधानमंडल संसद में प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, निर्वाचित नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति है वो दो जगह से निर्वाचित यानी चुनाव नहीं लड़ सकता। वो तो ऐसे ही नहीं लड़ पाएगा क्योंकि उसका दोनों जगह मतदाता सूची में नाम नहीं होता है। तो ये कुछ डिसाइड किए गए हैं। इसके बाद अगर इसकी अयोग्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका निराकरण है वो संबंधित प्राधिकारी करेगा, जो राज्य विधानमंडल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये हो गया 243 अब है 243 जी। 243 जी में है पंचायतों के कार्य, शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। इन सब की सूची कहाँ गई है? इसकी है अनुसूची 11, जिसके अंदर कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायतों को हैंडओवर किए जाने हैं। लेकिन इसमें से भी कुछ विषय क्या हैं? आरक्षित हैं और कुछ विषय हस्तांतरित करने योग्य हैं। तो इसमें अभी तक 21 विषय वो हस्तांतरित कर दिए हैं, 8 विषय अभी भी राज्य विधानमंडल के पास ही हैं। कार्यों में क्या है कि ये सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु योजनाएं बनाता है। इसके बाद है 243 जी हो गया एच। एच में है कर लगाने की शक्ति और उसकी निधियां। कर लगाने की शक्ति, निधियां। तो पंचायतों को जो लोकल लेवल के कर हैं, जैसे पथ कर हो गया, बाजार कर हो गया, मेले कर हो गया, कृषि पर कर हो गया, सिंचाई पर कर हो गया, ये सारी चीज़ें पर कर लगाने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। ठीक है। इसके अलावा उनको जो राज्य की संचित निधि है उसमें से भी अनुदान राज्य विधानमंडल विधि बना करके प्रोवाइड करता है। और पंचायत निधि कोष का भी गठन किया गया है। अब है कि किसी प्रकार की धन निकालना है तो उसमें किसके साइन होंगे, ये कई बार प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो ग्राम पंचायत है उसमें से धन का निकालने के लिए सरपंच प्लस वीडीओ दोनों के साइन होने जरूरी है। जबकि जिला परिषद में केवल और केवल सीईओ के साइन से ही धन को निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब है 243 आई। पेस्ट नहीं हो रहा क्या? 243 आई देख ले। 243 आई में है राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और ये एक अध्यक्ष और वर्तमान में 4 सदस्य हैं। इनके जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण भी राज्यपाल करता है और इसमें अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाएंगे, जिसमें पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है,
की समीक्षा करने के लिए और उनको धन का बंटवारा करने के लिए ये सिफारिशें दे। तो ये हो गया राज्य वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है वो कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अब है 243 जे। एक मिनट मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। दो सौ तिरालीस में है लेखाओं की संपरीक्षा। इसमें पंचायतों का जो लेखे उनका सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण है वो राज्य विधानमंडल विधि बना करके निर्धारित करता है। फिर है 243 के राज्य, इसमें है निर्वाचन है टाइटल 2। निर्वाचन किस प्रकार से होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा, इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा। इसमें भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया फॉलो होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, यानी काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। तो ये एक स्वतंत्र निकाय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ये चुनाव पर नियंत्रण निर्देशन करता है, निर्वाचक नामावली है वो तैयार करता है। इसके अलावा ये राज्यपाल से सरकारी मशीनरी का प्रयोग करता है जिस समय चुनाव करवाए जाते हैं। तो चुनाव की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त के देखरेख में ही संपन्न होती है। ये हो गया राज्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम अध्यक्ष आयोग के अमर सिंह राठौड़। अब आपको कमेंट में एक और चीज बतानी है कि वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कौन है, उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। अब है 293 एल, 243 एल, 243 एल। एल यानी लागू होना, यूटी में लागू होना। कौन सी यूटी में लागू है? दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में ये लागू है। इसमें जो इसकी भाषा है उसमें ये कहा गया है कि जिस प्रकार से हम राज्यपाल को निर्देश दिया गया है इस संविधान के प्रावधानों में, वो किसी यूटी के संदर्भ में ये समझा जाएगा कि उसके प्रशासक को निर्देश दिया जा रहा है। विधानमंडलों की बात की गई है तो वहाँ पर भी यूटी में विधानमंडल ही वो सारी कर्तव्य है उनको निभाएंगे जो किसी राज्य के विधानमंडल निभाते हैं। तो 2 यूटी है जिनके अंदर पंचायती राज व्यवस्था है। इसके बाद है 243 एम, एम यानी मना। कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में ये चीजें लागू नहीं है। जिन राज्यों में पूर्ण रूप से लागू नहीं है वो है नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। इनमें क्यों नहीं है कि इनमें पहले से ही एक जनजातीय परिषद है उसकी स्थापना की हुई है जो इनका लोकल लेवल पर पूरा शासन है वो देखती है। इनके कल्चर को बचाने के लिए जो कुछ इनके जंगल हो गए उससे जो इनको प्राप्त होता है धन, उसमें इन सब की जो ग्राम सभा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इनमें पूर्ण रूप से बंद है। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसके दार्जिलिंग के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं है और बाकी और कई जगह पर ये लागू नहीं है। तो ये 3 राज्य हैं, ये मेन है जिसमें ये लागू नहीं है। 243 एन, एन में है कि विधियों और पंचायतों का
बना रहना। कि जब 1992 वाला संविधान संशोधन अधिनियम लागू होता है, अगर उससे पहले किसी राज्य ने कोई विधि बना रखी है, जैसे राजस्थान ने बना रखी थी, आंध्र प्रदेश ने भी बना रखी थी, तो वो विधियां तब तक निरसित नहीं होगी जब तक राज्य विधानमंडल उनको निरसित नहीं कर सकता। और अगर कोई भी पंचायत है वो भी काम कर रही है, चल रही है, तो वो भी तब तक विघटित नहीं होगी जब तक राज्य विधानमंडल उसको विघटित नहीं करता है। ये 243 में कहा गया है। अब आता है लास्ट 243 ओ में है कि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग है तो किसी प्रकार का परिसीमन करता है और निर्वाचन का फैसला सुनाता है, तो उसको किसी भी न्यायालय में जाकर आप कोर्ट नहीं कर सकते, या न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका निर्णय ही अंतिम रहेगा। तो ये हो गए अपने सारे अनुच्छेद। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वार्ड क्या होता है। वार्ड है ये किसी भी ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका जो मुखिया होता है वो वार्ड पंच होता है। इसका हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। और वार्ड सभा है वो उस वार्ड के मतदाताओं से बनकर बनने वाली सभा होती है। साल में कम से कम 2 बैठकें इसकी होना जरूरी है। गणपूर्ति वही 1/10, 2 बैठक मिनिमम होनी चाहिए। अब बात आती है कि पंचायती राज में हमने अध्यक्षों को चुन लिया, सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, तो क्या इनको हम बीच में हटा भी सकते हैं, या ये एक बार चुन लिए गए तो उसके बाद नहीं हटेंगे? तो इसके लिए भी हमारे जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 2011 उसमें प्रावधान किए गए हैं। 2007 सॉरी, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2007 की धारा 37 की उपधारा 11, कि अगर हम किसी भी अध्यक्ष पद को हटाते हैं, चाहे वो सरपंच हो, उप सरपंच हो, प्रधान हो, उप प्रधान हो, तो उसके लिए सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव बोल सकते हैं। उसके लिए 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर जरूरी है, हस्ताक्षर जरूरी। सबसे पहले तो यही है कि एक बार चुने जाने के बाद 2 वर्ष से पूर्व कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। आज सरपंच बन गया, 2 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। 2 वर्ष बीत गए, उसके बाद हम प्रस्ताव ला सकते हैं। उस प्रस्ताव को लाने के लिए 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। उसके बाद तो इसकी 15 दिन पहले सूचना दी जाती है अपना पक्ष रखने के लिए, और बाद में उस प्रस्ताव को जब पारित करवाया जाता है तो उस समय 3/4 सदस्यों के बहुमत से अगर वो पारित होगा तभी उसको हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। मान लीजिए 3/4 सदस्यों का बहुमत उसको नहीं मिला, तो फिर दोबारा 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता। अब सरपंच के लिए सदस्य कौन होंगे? वार्ड पंच होंगे। प्रधान, उप प्रधान के लिए ब्लॉक मेंबर्स होंगे। जिला प्रमुख के लिए जिला परिषद सदस्य होंगे। ये इसके अंदर प्रावधान है। इसके लिए राजस्थान, पहले ये जो 3/4 था इसकी जगह 2/3 था, लेकिन 2/3 से 3/4 कैसे किया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2007 की धारा 37 की उपधारा 11 में संशोधन किया गया 2010 के अंदर। तब से ये 3/4 बहुमत होना जरूरी है। तो ये हो गया इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अब है कि राजस्थान राज्य की पहली महिला जिला प्रमुख कौन थी? प्रथम महिला जिला प्रमुख ये थी नगेंद्र बाला। ये कोटा की जिला प्रमुख बनी थी। और पहली महिला सरपंच कौन थी? ये है छगन बहन गोलछा। छगन बहन गोलछा ये खिंचन गांव फलोदी की सरपंच बनी। खिंचन गांव, हालांकि ये फैक्ट ज़्यादा आरएस के लेवल के है नहीं।
इसके बाद में है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2009 में वार्डों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या है वो निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया गया था। एक प्रश्न आया गया है कि जो ग्राम सचिव था उस पद को वीडियो में कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया। जो ग्राम सचिव है, पहले जिसको हम ग्राम सचिव या ग्राम सेवक बोलते थे, उसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया, ग्राम विकास अधिकारी। ये अपना जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है, पंचायती राज 1994 की धारा 89 में संशोधन किया गया था 2021 में। ये प्रश्न पूछा हुआ है, दोबारा आने की संभावना तो है नहीं। अब है कि पंचायती राज की समस्याएं क्या है। अभी भी पंचायती राज है पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है, इस समस्याएं क्या है। तो इसकी समस्याएं हैं, कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं है, कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं। दूसरा है वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता, कि जो मेले कर हैं, बाजार कर हैं, वो कितने लगते हैं आजकल, कुछ नहीं मिलता है ग्राम पंचायत को। केवल और केवल जो वित्त आयोग के द्वारा सिफारिशें की जाती है तो वो अनुदान पे ही सारी पंचायतें वो चल रही हैं। वित्तीय संसाधनों का अभाव है, अशिक्षा है, जिसके कारण अगर कोई महिला सरपंच भी बनती है तो वो अपने पति के ऊपर निर्भर है। पुरुष पति सरपंच, सरपंच पति की अवधारणा है वो चल रही है, नाम महिला का चल रहा है, काम सारे कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है। अशिक्षा है, दलगत राजनीति है। अब जो दलीय राजनीति है, बीजेपी कांग्रेस वगैरह, ये सारी चुनावों के अंदर भी आकर हस्तक्षेप करती है। कोई विधायक से जैक लगवाता है, कोई प्रधान से जैक लगवाता है, ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये इसकी मुख्य समस्याएं हैं। एक समस्या ये भी है कि जो 29 विषय थे दिए जाने थे, अभी 21 ही दिए। अब एक आता है पेशा अधिनियम, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। पेशा अधिनियम, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पंचायत अनुसूचित यानी पंचायती राज को इस प्रकार से वहां पर लागू किया जाए कि उनकी कल्चर वगैरह भी बची रहे और जो अपना पंचायती राज है, स्वशासन की जो अवधारणा है, उसको भी थोड़ा बल मिले। तो ये 1998 में लाया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? दलीप सिंह बोरिया समिति की सिफारिश पर। दलीप सिंह बनी थी 1995 में। इस समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने आपको बताया गया कि जो जनजातीय क्षेत्र है उसकी रीति रिवाजों को, परंपराओं को बचाते हुए उनके स्वशासन प्रदान करना और ग्राम सभा को गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाना। वहाँ पर ग्राम सभा को काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वो क्या है कि अगर किसी भी गौण खनिजों के पट्टे सरकार को देने हैं तो ग्राम सभा की ज़रूरत, सिफारिश आवश्यक है। ग्राम सभा गौण खनिज है उनका दोहन अपने लोकल लेवल पर भी करने के लिए सिफारिश कर सकती है कि हमारे इन्हीं लोगों को किया जाए। इसके अलावा अगर ग्राम सभा की अध्यक्षता है तो वो एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य ही अध्यक्ष होता है। वो 1 साल के लिए एक बंदा सेलेक्ट करते हैं अपने में से ही। अगर सहमति नहीं बनती है तो अनुसूचित जनजाति की जो सबसे उम्र दराज महिला होती है उसको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इसमें हम ध्यान रखने वाली चीज़ें देखें तो अपने राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन संपूर्ण जिलों में पेशा नियम है वो, पेशा एक्ट है वो लागू है। बाकी जो कुछ जिले हैं, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, इसकी कुछ तहसीलों क्षेत्रों में ये लागू है।
अब कुछ प्रशिक्षण स्तर देख लेते हैं कि ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? मंडोर में। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? डूंगरपुर में। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर। और HCM रीपा, हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। पहले ये OTS के नाम से जोधपुर में था, 1963 में इसको स्थानांतरित और नाम चेंज करके जयपुर में स्थापित कर दिया गया। अब हम जो अपने पंचायत के तीनों स्तर हैं उनका थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं एक सारणी के हिसाब से कि ग्राम पंचायत स्तर पर क्या होता है। ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गई, के बाद अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा अगर आप बोर हो रहे हो तो। और जिला परिषद हो गई। ज़्यादा अच्छी सारणी तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले ये हो गया कि ग्राम पंचायत है वो ग्राम के स्तर पर होती है, पंचायत समिति है वो खंड यानी ब्लॉक के स्तर पर होती है, और जिला परिषद है वो जिला के स्तर पर होती है। ये चीज़ें देख लें। अब इसका राजनीतिक प्रमुख, ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। पंचायत समिति का प्रधान होता है, और जिला परिषद का जिला प्रमुख होता है। ये चीजें देख ली। अब इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इसका ग्राम पंचायत में होता है VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति में होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला परिषद का होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इतनी चीज समझ में आ गई। इसमें मुख्य चीज है, लास्ट में हम समझेंगे कि त्याग पत्र कौन किसको देता है, वो लास्ट में समझेंगे, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब है कि न्यूनतम आयु तीनों के लिए 21, 21, 21 चाहिए। इसके बाद में है चुनाव कैसे होता है। चुनाव मैं आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है, किसका प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद है शपथ कौन दिलाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनको शपथ तो पीठासीन अधिकारी दिलाता है, जबकि प्रधान उप प्रधान को SDM दिलवाता है। और जिला परिषद है इसके सदस्यों को जिला कलेक्टर है वो शपथ दिलाते हैं। ये हुई इनकी शपथ। अब है त्याग पत्र। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि सरपंच और वार्ड पंच ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? ये सौंपेंगे BDO को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, सदस्य और उप प्रधान किसको सौंपेंगे? प्रधान को। सदस्य और उप प्रधान, उप प्रधान किसको त्याग पत्र देंगे? अपना प्रधान को देंगे। और अगर प्रधान को त्याग पत्र देना है, प्रधान किसको त्याग पत्र देगा? जिला प्रमुख को। इसी प्रकार से जो जिला परिषद है इसके सदस्य और उप प्रमुख है वो किसको देगा? जिला प्रमुख को त्याग पत्र देंगे। और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देगा? कलेक्टर को? नहीं, ये अपना त्याग पत्र देगा संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को, डिविजनल कमिश्नर को अपना त्याग पत्र वो देगा। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये त्याग पत्र वाली, ये आपको याद रखना है। सरपंच पंच किसको देंगे? BDO को देंगे। पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान प्रधान को देंगे। प्रधान किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। जिला प्रमुख के सदस्य और उप प्रमुख किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। जिला प्रमुख किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। ये चीज आपको याद रखनी। इसके बाद में
कि कितने कितने वहाँ पर न्यूनतम संख्या होती है पंचों की, सदस्यों की, वो देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं, जिला परिषद। ग्राम पंचायत में 3000 की जनसंख्या तक न्यूनतम 9 पंच होंगे। उसके बाद प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 पंच में बढ़ोतरी हो। पंचायत समिति में न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या तक कितने होंगे? 15 सदस्य होंगे। 15,000 की बढ़ोतरी पर 2 सदस्य है वो बढ़ जाएंगे। जिला परिषद में 4 लाख की जनसंख्या पर 17 सदस्य हों। प्रति 1 लाख जनसंख्या बढ़ जाने पर 2 सदस्य है वो बढ़ जाएंगे। ये है इसका बंटवारा कि इतने सदस्य तो होने ही होने चाहिए। इसके बाद पदेन सदस्यों से संबंधित आते हैं। पदेन सदस्य भी इंपॉर्टेंट है, जितना त्यागपत्र इंपॉर्टेंट है उतना ही पदेन सदस्य है। ग्राम पंचायत के पदेन सदस्य कौन होता है? वीडीओ होता है और उस पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायत की व जिला परिषद सदस्य, परिषद में क्या होता है? अपने से एक ऊपर लेवल के सदस्य हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। अब पंचायत समिति का पदेन सदस्य कौन होगा? वीडीओ हो ही जाएगा, इसका सीईओ हो ही जाएगा। वीडीओ के अलावा कौन होंगे? जो उस पंचायत समिति के विधायक हैं, सांसद हैं और जिला परिषद सदस्य हैं, एक अपने से ऊपर हो गया। इसके अलावा विधायक द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति द्वारा मनोनीत। जिला परिषद में कौन होगा? सारे विधायक और ग्राम पंचायतों के सरपंच भी होंगे, सारे सचिव ग्राम पंचायतों के सरपंच। विधायक होगा, सारे सांसद होंगे, सांसद द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा कोई, और सारी पंचायत समितियों के प्रधान होंगे और जिला कलेक्टर हो। ये सारे इसके क्या हैं? पदेन सदस्य हैं। ये चीज़ भी क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये था अपना पंचायती राज, जिसको हमने विस्तार के साथ शॉर्ट और स्वीट में ट्रिक के हिसाब से देख लो, जो भी देख लो हमने समझा। अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया हो, थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य सुझाव ज़रूर लिख देना। बाकी अपने साथियों को शेयर करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नगर निकाय को इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।